नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका जो चैप्टर है वो है वर्धन वंश के बारे में। इस पर हमने फर्स्ट वीडियो बना दिया था, जिसमें इसके जो पुष्यभूति वंश है, जो वर्धन वंश है, उसकी उत्पत्ति, और फिर हमने जाना कि किस तरह से प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें रहती है, और हमने राजश्री और राजवर्धन के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना। फिर हमने ये भी जाना था कि किस तरह से जो इनकी बहन रहती है हर्षवर्धन की, राजश्री, उनका जो विवाह होता है वो मौखरी वंश, जो कि बिहार के गया है ना, वहाँ पर इनका विवाह होता है। तो हमने इतनी सारी जानकारी अपने फर्स्ट पार्ट में ले लिया था। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है ना, आप मेरा उत्साह बढ़ता है और फिर मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो ज़रूर डाल दें, क्योंकि देखिए झारखंड में कई सारी वैकेंसी आने वाली ही है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को रोकिए मत, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहाली अगर होती है तो आपको डेमो क्लास, है ना, वो तो आपको होना तय है। तो अगर आप उसके लिए भी तैयारी कर ले, प्रैक्टिस कर ले, रोज़ कंटिन्यू रहे कोई क्वेश्चन का आंसर देने में, तो वो भी आपकी जो कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और आपका जो सिलेक्शन है वो 11 मंथ का ही क्यों ना हो, वो पक्का हो जाएगा। तो चलिए बातों को आगे ना बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तो आज हम मेन मुद्दे पे आएंगे, जो कि है हर्षवर्धन। तो जो हर्षवर्धन है ना, वो पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था, ठीक है ना। तो हमने ये जाना कि किस तरह से आतिश दिवाकर से बहन को हर्ष ने ढूंढा था। और आतिश दिवाकर कौन रहते हैं, तो वो एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और हर्ष ही रहता है जिसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया, है ना, और ये बहन का संरक्षक बना, ठीक है। तो इतने हमने जानकारी फर्स्ट पार्ट में जान लिया। तो हर्षवर्धन जो था, इसका जो जन्म होता है 591 ईस्वी के लगभग होता है, ठीक है। 591 ठीक है, कि ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी इनका जो जन्म होता है। और प्रभाकर वर्धन यशोमती का पुत्र रहता है। प्रभाकर वर्धन और यशोमती का यह पुत्र रहता है। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन रहता है, और राजवर्धन की हत्या 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर का शासक बनता है। मतलब जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है 1606 में, जब उसकी उम्र होती है 16 वर्ष, ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने शशांक से प्रतिशोध मतलब बदला लेने की प्रतिज्ञा किया, क्योंकि शशांक ने ही इसके भाई की हत्या की थी, है ना। देखिए आप मैप देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए, हर्ष का जो साम्राज्य है आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि शशांक, है ना, तो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा। तो मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का जो दूत रहता है हर्षवेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा। तो हर्ष ने इसे स्वीकार कर लिया, और आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिलती है कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनके पति की मृत्यु, कौन थे पति, ग्रह वर्मन, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी सूचना हुई कि राजश्री को भी कैद कर लिया गया है। लेकिन ये सूचना गलत होती है। राजश्री जो है वो कैद से अपने को आज़ाद करके अब जंगल की तरफ, मैंने कहा था जंगल मतलब विंध्याचल चली जाती है। वहाँ से कह सकते हैं कि वो अपनी जान की रक्षा के लिए विंध्याचल की जो पर्वत है उसमें वो भाग जाती है। तो आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी,
ठीक है, सती होने जा रही थी। ऐसा नहीं कि वो छूट गई थी, भाग रही थी, नहीं, वो सती होने जा रही थी। तो हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया। ग्रहवर्मन की हत्या के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी जो था वो नहीं होने पर कन्नौज के मंत्री, ठीक है, कन्नौज के मंत्री और राजश्री के सहमति से हर्ष जो है वो कन्नौज का शासक बन जाता है। तो हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। ये जो प्रदेश है ना, वो 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो हर्ष के समय से लेकर कन्नौज के राजनीतिक शक्ति के जो केंद्र रहता है, उस केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का ये सूचक था। ठीक है, इसका जो शासन था वो कहाँ था? उत्तर भारत में, है ना। तो कन्नौज का जो क्षेत्र था वो दोआब के मध्य में स्थित था। 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई थी। हर्ष के शासन काल का आरंभिक इतिहास हमें कहाँ मिलता है? वानभट्ट। हर्षचरित जो पुस्तक है किसने लिखा? वानभट्ट ने। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। फिर इसी के समय में ही, हर्षवर्धन के समय में ही हेनसांग चीनी यात्री भी आता है 7वीं सदी में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। लगभग 15 वर्ष तक वह भारत में रहता है। कौन? हेनसांग। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घोड़े थे। हर्ष जो है वो सूर्य और शिव का उपासक था, मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म का हेनसांग उपासक रहता है, मानता है। अब देखिए, हेनसांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा और अपना उपनाम शिलादित्य रखा। शिलादित्य। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। आप इसे नोट कीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है कि आप अंतिम हिंदू सम्राट का नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे? हर्षवर्धन। कौन से वंश का? वर्धन वंश, पुष्य भूति वंश। ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत में उसे शैव शासक, है ना, और इसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। उसका जो राज था ना, वो कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक फैला हुआ था। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा रहता है, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इसने रोक दिया। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका प्रशासन कैसा था? ये तो हमने हर्षवर्धन के बारे में जाना, उसके जन्म, उसका सिंहासन, भाई बहन का प्यार, है ना, कन्नौज, ये सभी हमने जाना। अब प्रशासन कैसा था हर्षवर्धन का? तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था ना, वो राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। ठीक है, और राज्य जो था ना, वो प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति, ग्राम, विषय, आपको दिख रहा है ना, ग्राम, विषय और भुक्ति राष्ट्र में बटा हुआ था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय जो था ना, वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से एक भाग राजा के व्यय के लिए और दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया था। हर्षकालीन तामपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य और बलि। भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था। कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था और हिरण्य कर नगद लिया जाता था। उसे संभवतः व्यापारी देते थे। कौन देते थे? व्यापारी। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। तो देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर लें ताकि आप आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्या आपको याद क्या करना है आप बताइए। तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र रहते हैं, 3 संतान रहते हैं, पुत्र नहीं संतान। और पुष्यभूति सामंत रहते हैं गुप्तों के। ठीक है, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश रहता है। पुष्यभूति के पुत्र रहते हैं प्रभाकर वर्धन। इनके 3 संतान, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री।
राजश्री का जो विवाह होता है वो कन्नौज के ग्रह वर्मन से होता है। शादी इनका हो जाता है, विवाह इनकी हो जाती है। अब क्या होता है, तो ग्रह वर्मन की जो है वो लड़ाई या फिर झगड़ा ये चलते रहता है देवगुप्त के साथ, जो कि मालवा के शासक रहता है। और विवाह होने के बाद देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ठीक है, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब क्या हुआ, जो राजवर्धन, जो राजश्री के भाई रहते हैं, उन्हें तो गुस्सा होगा ही, है ना, उनके बहन के पति की हत्या देवगुप्त ने कर दी। अब राज्यवर्धन ने क्या किया, देवगुप्त की हत्या कर दी। अब ये जो देवगुप्त है ना, उसका मित्र रहता है शशांक, जो कि बंगाल का गोंड नरेश रहता है। ठीक है, तो शशांक ने क्या किया, राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब शशांक ने इनके भाई की हत्या कर दी। तो अब लास्ट में कौन बचा, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लिया और शशांक की हत्या कर दी। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। पीपल का जो बोधि वृक्ष है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति ली थी, वहाँ का बोधि वृक्ष को शशांक ने ही काट दिया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। और जो राजधानी इनकी थानेश्वर रहती है, हर्षवर्धन ने उसे कन्नौज ले आया। ठीक है, कन्नौज ले आया, वहाँ का शासन पर ये, राजगद्दी पर ये शासन करने लगता है। ठीक है, आपको याद रहेगा कंप्लीट। और इनकी बहन को किसने ढूंढने में मदद की, आतिश दिवाकर, जो कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं, आपको याद रहेगा, है ना। अब देखिए, जो हेनसांग आता है ना, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, और इसे यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, ठीक है। और ये हेनसांग जो था वो महायान शाखा का था, और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा को, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, इतना तक आपको याद रहेगा। और पुलकेशिन द्वितीय की जो ऐहोल अभिलेख है ना, उसमें पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इतने आपको क्लियर हुआ, है ना। 5वीं बौद्ध संगीति जो है वो भी कन्नौज में हुआ था, हर्षवर्धन के काल में हुआ था। ठीक है, इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। 1 मिनट। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि अब हम अपने 3rd पार्ट में हेनसांग के बारे में विस्तार से, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से, और हर्षवर्धन के बाद उसके राज्य का क्या हुआ उसको विस्तार से, जिसमें हमारा वर्धन वंश समाप्त हो जाएगा पार्ट 3rd में, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।